ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। नवनिर्माण के शिल्पकार, ये आप देखिए योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। और मैं यही आप लोगों से कहता हूं कि स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है कि देखिए, सरकार की उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ साहब ने बता दिया, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आप देखिए, कोई विपक्ष का नेता लिखेगा आर्टिकल तो वो सरकार की कमियां बताएगा। तो आप देखिए, अच्छाइयां मालूम चल गई, उपलब्धियां आपको मालूम चल गई और कमियां मालूम चल गई। एक अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल लीजिए। आप लोगों के पास सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत ही आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। नई विश्व व्यवस्था में आज भारत केंद्रीय भूमिका में है। बहुध्रुवीय हो चुकी विश्व राजनीति में भारत के बिना हर वैश्विक समूह अधूरा है और आपदा काल में सहायता की आवश्यकता हुई अथवा नीतिगत विषयों पर आम राय बनाने की जरूरत, दुनिया की दृष्टि भारत की ओर है। और बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। युद्धग्रस्त राष्ट्र भी समाधानकारी हस्तक्षेप पर जिन पर भरोसा करते हैं वह मोदी जी हैं। रूस यूक्रेन के मध्य तनावपूर्ण हालात हों या फिर पश्चिम एशिया का संकट, हर वैश्विक तनाव के समाधान हेतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के केंद्र में है। भारत किसमें है? केंद्र में। मोदी है तो मुमकिन है कि भाव को आज न केवल देश मानता है बल्कि महाशक्ति देशों को भी मोदी की गारंटी पर विश्वास है। अपने संकल्पों की सिद्धि, समस्याओं के समाधान और चिर आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह देश मोदी को भागीरथ के रूप में देखता है। सुदूर किसी खेत में काम कर रही महिला किसान हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ नया प्रयोग कर रहा युवा, सीमा पर मुस्तैद जवान हो या फिर विदेश में प्रवासरत भारतीय, सभी को मोदी की नीति, नियत और निर्णय पर भरोसा है। और यही जनविश्वास मोदी को बड़े और कड़े निर्णय लेने का सामर्थ्य देता है। अनुच्छेद 370 और 35 से का हटना असंभव माना जाता था। कश्मीर में राष्ट्रध्वज जलाए जाते थे, संविधान का माखौल उड़ाया जाता था, लेकिन आज यह सब अतीत की बात है। नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने कश्मीर से एक देश में 2 निशान 2 विधान का कलंक मिटा दिया। आज घाटी में स्थापित होते नए उद्योग, चेनाव पर बनते एफएल टावर से ऊंचे रेलवे ब्रिज के चित्र देखने को मिलते हैं। नए भारत की, नई कश्मीर की जनता विधानसभा अब देखते हैं कि चुनाव के लिए तत्पर है। क्या है? तत्पर है। ये आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही, 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया। दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ चुनाव हो रहे हैं। देखिए, विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह आप देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ। भारत 100 से साक्षात्कार रहा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम ला की प्राण प्रतिष्ठा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार जैसे चिर प्रतीक्षित कार्यों से भारत की आस्था गौरवान्वित हुई है। आजादी के बाद से जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को पोषने वाले दलों के दलदल में फंसे देश को 2014 के बाद मुक्ति मिली। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला स्वनिधि, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, स्वामित्व मातृवंदना जैसी योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन ने सामान्य भारतीय परिवारों के जीवन को सरल बनाया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी आप देखिए नवीन कार्य संस्कृति का प्राण है। अंत्योदय से सर्वोदय का मंत्र आत्मसात करने वाली इस व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। पहली बार कृषि और किसान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। आज किसानों को फसल बीमा, एमएसपी सब्सिडी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के भीतर ही कई बड़े निर्णय ले लिए।
और इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कवर प्रदान किया। लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया। विगत 10 वर्षों में जनधन, आधार और मोबाइल के रूप में जैम त्रिशक्ति का उपयोग करते हुए तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके आम आदमी को सरकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैम का आशय खर्च होने वाले प्रत्येक रुपए का अधिकतम प्रतिफल, गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण और जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। प्रधानमंत्री की यह पहल एक सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी। यूपीआई, रुपे कार्ड, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आम आदमी की दिनचर्या का अंग बन गए। पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय भी समझ रहा है कि जो विकास स्थायी नहीं है वह वास्तविक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया और हमारा देश इस आंदोलन के अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री की पंचामृत और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की पहल ने भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2300% बढ़ी है, 2300%। 2014 के बाद से सौर ऊर्जा दरों में लगभग 70 से 80% की कमी आई है। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली जैसी योजना के माध्यम से पूरे भारत अक्षय ऊर्जा से लाभान्वित हो रहा है। कोविड महामारी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध से उबरने का प्रयास कर रहे अनेक बड़े देश आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मोदी की कूटनीतिक और वित्तीय कुशलता के चलते इसी दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्वीकार किया है। आज आप देखते हैं कि वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की मेजबानी में संपन्न सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल हब बनने की अभियान का औपचारिक शुभारंभ था। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मेरा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो और सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वह सब करने वाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान कोष की जो स्थापना की है वह हमारे नवाचारी युवाओं के लिए बड़ा संबल बनेगी। और देखिए आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के संगठनों के द्वारा जो आपकी रिपोर्टें निकाली जाती हैं उन रिपोर्टों का भी उल्लेख आप लोग मुख्य परीक्षा में निबंध जब लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, वहां भी बता सकते हैं। तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आईएमएफ की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 देश हैं इसमें सदस्य। और इसके उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है एक तरह से। यह सुखद देवीय योग है कि देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और प्रधानमंत्री की जन्मतिथि एक ही दिन है। आज भारतीय विश्व नेता की भूमिका में भविष्य की आकांक्षाओं की आधारशिला पर गौरवशाली निर्माण कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी समृद्ध नव निर्माण के शिल्पकार बन रहे हैं। लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री साहब का 17 सितंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है ना, तो याद रखिएगा। ये आप देखिए, विदेशी धरती पर बेलगाम राहुल गांधी। विदेश यात्रा पर राहुल गांधी की बयानबाजी को प्रचार जरूर मिलता है पर इससे भारत की छवि भी बिगड़ती है। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। और इसमें क्या क्या कहा गया है ये आप लोग याद रखिए। देखिए एक बात और बताऊं आपको, अब कांग्रेस वाले जो भी राहुल गांधी ने कहा उसका सपोर्ट करेंगे, बीजेपी वाले विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात बता दूं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब एक समय आप देखिए जापान गए हुए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कहते थे भारत रहने योग्य नहीं है। तो आप देखिए उस समय वो कहते हैं भारत की छवि, वो भी इस तरह के बयानबाजी करके करते थे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि अपने विचार हैं, राहुल गांधी के विचार हैं। महाभारत का एक प्रसंग है कि वनवास के आखिरी दिनों में एक बार भीम ने देखा कि दुर्योधन को यक्ष बंदी बनाकर ले जा रहे हैं और दुश्मन दुर्योधन को बंदी बनाया जाते देख भीम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। कुटिया पर लौटते ही इसकी जानकारी उन्होंने धर्मराज को दी
और लेकिन युधिष्ठिर ने भीम की कुश्ती पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि आपस में भले ही हमारा बैर हो, लेकिन किसी बाहरी के लिए हम 105 हैं। और विदेशी धरती पर भारतीय राजनीति भी अपने घरेलू मुद्दों को लेकर इसी परंपरा को भी निभाती रही है, जिसे दुनिया की ने 27 फरवरी 1994 को जेनेवा में देखा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो भारत को सुरक्षा परिषद के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसकी अनूठी काट खोजी और भारत का पक्ष रखने के लिए उस समय विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल जेनेवा भेजा, जिसमें जिसमें तब के विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद सदस्य की भूमिका में थे। भारतीय राजनीति में उस संकट को का मिलकर सामना किया और पाकिस्तान का प्रस्ताव औंधी मोड़ गिर गया। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखिए, देखिए यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में आप देखिए चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। 5 सदस्यों को विशेष पावर मिली हुई है कि अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। राहुल गांधी अब नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस परंपरा में उनका कोई विश्वास नहीं है और वह जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसे बयान देते हैं जिससे विदेश विरोधी मुद्दों को हवा मिलती दिखती है। गत दिनों अमेरिका में दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा, आज भारत में लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिक्के के रूप में उन्हें पगड़ी या फिर कड़ा धारण करने की अनुमति दी जाएगी या एक सिक्के के रूप में वह गुरुद्वारा जाने में सक्षम होंगे। और आप देखते हैं कि यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। इस बयान के जरिए राहुल गांधी विदेशी धरती पर यह जताने की कोशिश करते नजर आए कि भारत में सिख सुरक्षित हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने या गुरुद्वारा जाने से रोका जा रहा है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। और यहाँ आप देखिए कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, वो एक मामला आप लोगों ने वीडियो वायरल होते देखा था ना, जिसमें आप देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी को खालिस्तानी बोल दिया गया था उसकी पगड़ी देखकर। तो राहुल गांधी उसका उल्लेख कर रहे हैं, एक कांग्रेस वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसमें आप देखते हैं, ऐसे में राहुल गांधी के बयान को अगर उनके विरोधी खालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर देखें तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा द्वारा राहुल गांधी को 1984 में सिख विरोधी दंगों की याद दिलाना भी स्वाभाविक है। विदेशी धरती पर राहुल गांधी की बयानबाजी को वैश्विक प्रचार जरूर मिलता है, लेकिन इससे भारत की छवि लोकतंत्रहीन और तानाशाही वाले देश की बनती है। इस तरह राहुल दुनिया को यह बताने की कोशिश करते नजर आते हैं कि भारत में हर कोई खतरे में है, वहां नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। पिछले साल अमेरिका में हुए राहुल ने कहा था कि भारत के में लोकतंत्र खतरे में है और इसके पहले 2022 में लंदन में कहा था कि भारत के आत्मा पर हमले हो रहे हैं और बिना आत्मा के देश कुछ भी नहीं होता है। 2018 में जर्मनी दौरे पर गए राहुल ने कहा था कि मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, तब उन्होंने मोदी की तुलना ट्रंप से की थी। 2017 में अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था मोदी को देश की संघीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, वह देश को बांटना चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि बीते आम चुनाव में भाजपा राहुल लगातार लोगों को डराते रहे कि भाजपा मोदी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना के मूल में उनके आरक्षण संबंधी विचार ही है, लेकिन अमेरिका के हालिया दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर उन्होंने कह दिया कि जब भारत में बेहतर हालात होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। आरक्षण और जातिगत जनगणना वहां के बड़े मुद्दे हैं। विवाद बढ़ता देख राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वह आरक्षण 50% से अधिक करना चाहते हैं। राहुल ने अमेरिका में यह भी कहा कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषियों ने से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान कमतर है। बेलगाम बयानबाजी के जरिए राहुल गांधी का एक मकसद देश में जारी चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाना भी रहता है, क्योंकि विदेशी धरती पर घट रही भारत में से संबंधित घटनाएं पूरे देश का ध्यान खींचती हैं और इसके जरिए राहुल अपने वोटरों को लुभाने और अपना समर्थक आधार बैंक वोट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त भूल जाते हैं कि वह मामूली नेता नहीं है। पहले उनके बयानों को तवज्जो देश का सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के बयानों के नाते मिलती थी, अब वह नेता विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए उनके बयानों को और महत्व मिलना स्वाभाविक है। अब वह भी संविधान और राष्ट्र के प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं जितना सत्ता पक्ष है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी बोलेंगे नपा तुला और जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी चूक रहे हैं और उनके गैर जिम्मेदार बयानों से भारत के बाहर स्थित देश विरोधी ताकतों का उत्साह बढ़ता है। राहुल के बयानों को लेकर कांग्रेस जिस तरह उनका बचाव करती दिख रही, उससे लगता है कि भविष्य में वह अपने बयानबाजी को लेकर सचेत होंगे। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं
इनका नाम है उमेश चतुर्वेदी, इनके द्वारा लिखा गया है। और देखिए इस तरह के जो लेखक होते हैं ना, उनके बारे में भी पढ़ लिया करिए कब उनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि देखिए दोनों, एक सत्ता पक्ष की तरफ लिखता है, एक आप देखते हैं विपक्ष की तरफ लिखता है। आध्यात्मिक प्रगति, बौद्धिक स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, जो समाज में नवाचार की कमी का कारण बनता है। यह स्वतंत्रता न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो उसका मन हमेशा भोजन के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार बौद्धिक स्वतंत्रता की कमी प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से शारीरिक और मानसिक प्रगति की योजना बनाने में रुकावट डालती है। आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को संदर्भित करती है। यह प्रगति उन स्थिति की ओर इशारा करती है जहां व्यक्ति आत्म ज्ञान, जागरूकता और परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग साधना, ध्यान और स्वयं की गहन खोज से होकर गुजरता है। यह प्रक्रिया आत्मा के भीतर की सच्चाई को पहचानने की यात्रा है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए नियमित साधना, मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करता है तो उसकी आध्यात्मिक समझ और अनुभव में वृद्धि होती है। ध्यान, योग, आत्मा की खोज के माध्यम से व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को खोजता है और जीवन के उच्चतर उद्देश्यों को समझने में सक्षम होता है। आध्यात्मिक प्रगति और बौद्धिक स्वतंत्रता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बौद्धिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा को सुगम और प्रभावी बनाती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, देख लिया करिएगा इसे भी। जनगणना में देरी तो 2011 में हुई थी, 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी और जातिगत जनगणना के अंतिम बार आंकड़े 1931 में जारी हुए थे। और यानी कि आप देखते हैं जातिगत जनगणना कहने का मतलब होता है कि जातियों की भी जनगणना हो कि किस जाति की कितनी संख्या है। 2021 में होने वाली जनगणना को लेकर ऐसे संकेत सामने आना ठीक नहीं है कि उसने न केवल देरी होगी बल्कि वह 2027 से पहले संभव नहीं होगी। ऐसे संकेत इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि वस्तुतः कब शुरू होगी। और जनगणना में देर होने की आशंका उभरने का एक कारण यह भी है कि इस बार बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब यदि अगले बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाता है तो 2025-26 में ही जनगणना का काम शुरू हो सकता है। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, उसके पूरा होते होते यदि 2027 बीत जाए तो हैरानी नहीं होगी। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित की गई थी, यह ठीक ही था। इस भयावह महामारी से जूझते हुए जनगणना संभव नहीं थी, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद तो वह सरकार की प्राथमिकता में शामिल होनी ही चाहिए थी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। महामारी के दौर में भी उनके राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाते रहे, कई अन्य बड़े आयोजन भी किए जाते रहे। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के आसपास जनगणना कराना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें भी आमतौर पर उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है जो जनगणना करते हैं। समझना कठिन है कि यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा सका कि 2025 में जनगणना का काम हर हाल में शुरू हो सकता है। और जनगणना में देरी होने का मतलब सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन, योजनाओं के निर्माण में 2011 के आंकड़ों से काम चलाने की मजबूरी। ध्यान रहे कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। इसके अतिरिक्त संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचिए 2011 की जनगणना जो थी, जनसंख्या थी, उसी के हिसाब से हम लोग नीतियां बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप सोचिए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 21 को गुजरे हुए 3 साल ही हो गए, 14 साल लगभग, आप समझिए 13-14 साल हो चुके हैं और जनसंख्या बड़ी है, नॉर्मल सी बात है। तो आप देखते हैं कि नई जनसंख्या होनी चाहिए जनगणना, और उसके हिसाब से नीतियां बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यदि प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े सामने आने में देरी होती है तो फिर महिला आरक्षण कानून लागू करने में भी विलंब हो सकता है। जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ना विधानसभा और लोकसभा में, एक कानून बन चुका है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ये भी तभी लागू होगा जब नई जनगणना आएगी, नया परिसीमन बनेगा। और आप देखिए संसद और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करना तब संभव होगा जब निर्वाचन क्षेत्रों को नए सिरे से परिसीमन होगा, और परिसीमन के लिए जनगणना के अद्यतन आंकड़े चाहिए होंगे। जनगणना में देरी से उसका चक्र प्रभावित होने की भी आशंका है, क्योंकि अभी यह कहना कठिन है कि 2021 में जनगणना कराने की आवश्यकता समझी जाएगी या नहीं। निसंदेह मौजूदा सरकार के समक्ष यह दुविधा भी होगी कि जनगणना के साथ जाति गणना कराई जाए या नहीं।
जाति गणना की मांग बढ़ती चली जा रही है और पिछले दिनों तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसकी आवश्यकता जता दी। सरकार की जाति गणना पर जो भी फैसला हो, यह मानकर चला जाना चाहिए कि वह ऐसे जतन अवश्य कर रही है कि जिससे जनगणना में अधिक विलंब न हो पाए। देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर से 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। सकारात्मक पहल। विद्यार्थी जीवन सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी शिक्षकों का दायित्व है। अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्वयं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षा क्षेत्र में गहन सुधार और प्रणालीगत बदलाव का आह्वान किया गया था। इसमें जीवन कौशल को पाठ्यक्रम के रूप में अंग के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की गई और इसी दिशा में पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी समग्र शिक्षा अभियान ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक जीवन कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया। छात्रों को जीवन कौशलता की शिक्षा देनी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बच्चों के विकास से जुड़ा मामला है और जीवन में आप देखते हैं कि जीवन में होने वाले बदलाव के लिए व्यवहारिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आत्म प्रबंधन कौशल लाने में मदद करेगा। आज के समाज में इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। छात्रों के विकास के लिए जीवन कौशल की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे चुनौतियों से लड़ना सीख सकें और इससे विद्यार्थी जीवन में तनाव और चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करने में मदद मिलेगी। समग्र मानसिक स्वास्थ्य के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। सभी जानते हैं कि बच्चे काफी समय स्कूल में बिताते हैं। अभिभावकों के साथ शिक्षकों का भी दायित्व है कि वे बच्चों की कमियों को समझें, उन्हें जीवन कौशल से अवगत कराएं ताकि वे विषम परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और मैं कहता हूं कि इसको देखिए, बचपन में आप देखते हैं कि जन्म लेने के बाद माँ बाप, उसके बाद आप देखिए शिक्षक, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अच्छा एक इंसान, मजबूत इंसान बनाना चाहिए। आप देखते हैं कि आजकल जिस तरह से छात्र नकारात्मक जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, विषम परिस्थितियों से लड़ ही नहीं पाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो उस विषम परिस्थितियों के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में बनाना किसका कर्तव्य है? माँ बाप का और शिक्षकों का। हिमाचल प्रदेश ये है। शिमला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, विधानसभा में कितनी सीटें हैं आप लोग बताइए। आत्मरक्षा के उपाय भी सीखें महिलाएं। बदलते समय के साथ महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था की लचर होने की वजह से महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि महिलाएं स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, आत्मरक्षा के उपाय अपनाएं, क्योंकि सिर्फ रहनुमाई प्रयास इस दिशा में नाकाफी साबित हो रहे हैं और नारी कभी भी अवला नहीं रही। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर आप माँ दुर्गा और चंडी, ये ऐसे संदेश वाहक हैं जिनों के मुताबिक मातृशक्ति हर समय सशक्त और समर्थवान रही है। ऐसे में जब नवरात्रि का पर्व नजदीक है तो हमारी बहन बेटियों को यह प्रण लेना चाहिए कि अत्याचार किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उससे निपटने के लिए उसकी मोर्चा स्वयं संभालना होगा और कहीं नहीं दबना है। अगर अत्याचार हो रहा है आपके साथ या किसी और के साथ, तो खुलकर अपनी बात रखिए। जिस समाज में प्रतिदिन औसतन 87 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों और राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की कुल संख्या 4,28,278 हो गई, उस समाज में महिलाएं आस करें और कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, तो यह आप देखते हैं कि संभव स्वयं को धोखा देने जैसा है। एक और आप लोगों को यहाँ बात बता दें, देखिए ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि ये वो आंकड़े हैं जो समाज में सामने आते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कि सामने नहीं आ पाते हैं। कई कह देते हैं माँ बाप की, अरे छोड़िए ना, लाज शर्म हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, दबा लेते हैं उस काम को। तो ये भी याद रखिएगा। इसी वजह से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। महिलाएं जब अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगी तब तक समाज में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकेंगी। इसलिए जरूरी है कि महिला सुरक्षा के उपाय को अपनाएं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक समाज की मानसिकता और जागरूकता के स्तर का आईना होते हैं। ऐसे में समाज की मानसिकता में बदलाव के साथ महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह न केवल आप देखते हैं कि शारीरिक हमलों से बचाव के लिए कारगर साबित होगा, अपितु यह उन्हें आत्मविश्वास से भी भरेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यौन उत्पीड़न के 80% से अधिक मामलों में हमलावरों का लक्ष्य महिलाओं को कमजोर या असुरक्षित बनाना होगा और इस स्थिति में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण उन्हें इन खतरों का सामना करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा महिलाएं अपने साथ पेपर स्प्रे, इलेक्ट्रिक शॉक गन और अलार्म्स डिवाइस जैसे सुरक्षा उपाय रख सकते हैं।
ये उपकरण किसी आपात स्थिति से निपटने में उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून प्रावधान किए हैं, जैसे कि यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। और मैं आप लोगों से भी विनम्र निवेदन कहता हूँ कि वो लड़कियां हो लड़के हो कोई भी हो, देखिए आवाज जरूर उठाया करिए किसी के खिलाफ कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है कि चुप नहीं रहना है। अगर आप देखकर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है चुप रह जाते हैं तो आप उस करने जो प्रताड़ित करता है ना, जो दरिंदा होता है ना, उससे बड़े दोषी समझे जाएंगे। हर हालत में आवाज उठाइए, कोई हम लोग अमर नहीं है। अगर हमें भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो कर लेंगे ना भाई, लेकिन कम से कम हमारा कायरता तो नहीं रहेगी हमारे ऊपर, तो ये ध्यान रखा करिएगा। और इस सब में अगर जिम्मेदारी आ गई तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छा समाज बनाया जा सकता है। ये आप देखिए, ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये आप देखिए, बांग्लादेश से संबंध सुधार में अवरोध, जो बांग्लादेश में शांति फैली हुई है और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा देकर भारत में शरण ली हुई है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान बांग्लादेश 1947 तक भारत के हिस्सा हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। चलिए कितनी लगती है ये आप लोग बता दीजिए। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए भारत पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर पहली बार हराने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम का हौसला बुलंद होगा और उम्मीद है कि यहाँ भी 10 दर्शकों को खेल भावना से भरपूर टेस्ट मैच देखने को मिलेंगे। साथ ही यह उम्मीद की है कि पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जो असहजता आई उसे भी खत्म करने के लिए दोनों सरकारें अब आगे बढ़ेंगी। यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में गठित अंतरिम सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए वह भारत के इस डर को साबित करते हैं कि बांग्लादेश में अवामी लीग के अलावा अन्य सभी पार्टियां अब उसके हितों का ध्यान नहीं रखती हैं। विगत कुछ सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 2 अवसरों पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 अवसरों पर वर्तमान वैश्विक माहौल और अनिश्चित भविष्य को लेकर देशवासियों को सचेत किया है। यह चेतावनी हिंद महासागर की स्थिति और पड़ोस में चीन की बढ़ती सक्रियता के संदर्भ में भी भारत इस दोनों मामलों में और अपने समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र को सुरक्षित रखने को लेकर जो भी रणनीति बनाएगा उस पर बांग्लादेश के साथ रिश्तों का असर भी देखेगा। ये आप देख लीजिए, ये आप इस क्षेत्र की बात हो रही। चाइना की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। और देखिए हमारे पड़ोसी में अशांति रहती है पड़ोस में, तो हमारे लिए चिंता का सबक बनता ही है। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भाषा की अहम भूमिका रही है वहां उर्दू को अपनाने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के गुणगान हो रहे हैं। नेताओं के बीच भारत विरोधी बयान देने की होड़ है। इन बयानों को अगर नजरअंदाज भी किया जाए तब भी सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वह बदले माहौल को दर्शाते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों को जिस तरह से खुली छूट मिलने की सूचनाएं आ रही हैं वह सच में काफी परेशान करने वाली है। आए दिन इन संगठनों की तरफ से सार्वजनिक सभाओं का दौर शुरू कर दिया गया। अंतरिम सरकार के गठन के समय कैबिनेट में किसी कट्टरपंथी को जगह नहीं देकर वैश्विक समुदाय को भी जो सकारात्मक संकेत दिए गए थे उस पर सरकार पानी फेर चुकी है। अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदुओं पर हमला रोकने में भी सरकार अभी तक असफल साबित हो रही है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद आप देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत नहीं सुधरी है। बार बार सरकार के आग्रह के बावजूद देश के कई हिस्सों में पुलिस बल अभी तक काम पर नहीं लौट पाए हैं। हसीना सरकार के कार्यकाल में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को डर है कि कट्टरपंथी उन्हें निशाना बना सकते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि बांग्लादेशी सेना की निष्क्रियता, पाकिस्तान से निकटता, वैश्विक मंच पर मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं वह भारत को आश्वस्त नहीं करते। यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर हुई चर्चा में जिन मुद्दों को उठाया वह संकेत देने के लिए काफी था। इसमें यूनुस की तरफ से सार्क संगठन को फिर से जिंदा करने की बात हुई और दोनों देशों के रक्षा संबंधों को लेकर नई शुरुआत करने की बात भी हुई है। ऐसा संकेत था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर भी बांग्लादेश से अब भारत सैद्धांतिक समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकता है। पिछले 15 वर्षों में से दोनों देश इस बारे में एक साथ काम कर रहे थे। इसी बीच यूनुस की तरफ से दिए जा रहे साक्षात्कारों में यह कहना भारत को बांग्लादेश के साथ बराबरी का व्यवहार करना होगा वह भी भारत को बहुत रास नहीं आ रहा है। यह बयान एक बहुत बड़ा कारण है कि यूनुस की तरफ से जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आगामी अधिवेशन में पीएम मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई गई तो भारत की तरफ से कोई उत्साहजनक जवाब नहीं दिया गया।
सार्क के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? काठमांडू, नेपाल में देखने को मिलेगा। इसमें 8 मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। आपसी सहयोग तो स्पष्ट है कि यूनेस्को और इनके प्रशासन के लोगों ने एक साथ कई कदम उठाए हैं जो भारत की चिंता को आंख बढ़ाते हैं। यह बांग्लादेश के लिए ना तो अल्पकालिक तौर पर और ना दीर्घकालिक तौर पर सही है। और आप देखिए बांग्लादेश की नदियों में इस साल जैसे बाढ़ से तबाही मची, वह बताता है कि उसे भारत के साथ सहयोग की कितनी जरूरत है। बांग्लादेश को अफगानिस्तान और मालदीव से सबक लेना चाहिए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां भारत के हितों को लेकर चिंता पैदा हुई थी, लेकिन 3 वर्षों में स्थिति बदल चुकी है। तालिबान भारत से मदद मांग रहा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत विरोधी बयान देकर कुछ सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन अब वह मान रहे हैं कि भारत मालदीव का बहुत बड़ा हितैषी। भारत और बांग्लादेश दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग से लेकर सैन्य क्षेत्र में एक दूसरे को मजबूत बनाने व विशेष आर्थिक समझौते पर जो विमर्श शुरू हुआ था, उसे वर्तमान राजनीतिक परिवेश की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को वर्तमान वैश्विक माहौल को देखते हुए इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत के साथ उसके शांतिपूर्ण व मजबूत सहअस्तित्व की उसे कितनी जरूरत है। भारत को भी यह साबित करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए दल या नेता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का हित और वहां की राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, तो इस समूचे क्षेत्र में चीन की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। तब भारतीय कूटनीतिकों को बांग्लादेश के वर्तमान परिदृश्य के साथ सामंजस्य बनाने में देरी नहीं करना चाहिए। और चाइना तो बैठा ही रहता है, आप देखते हैं, फायदा उठाने के लिए। मणिपुर में हिंसा का नियंत्रण का प्रवास। तो मणिपुर में हिंसा के शोले फिर से भड़कने लगे हैं। 1 सितंबर से कुकी समुदाय द्वारा ड्रोन से सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं। पहले यह हमला राज्य के पर्वतीय जिलों जिरीबाम से लेकर बिष्णुपुर तक सीमित था, किंतु अब राजधानी इम्फाल भी इसके दायरे में आ गई। इस तरह के रॉकेट एवं ड्रोन हमले राजधानी इम्फाल से लगते कांगपो कपी जिले से दागे जा रहे हैं। ये आप देखिए मणिपुर है। लंबे समय से यहाँ शांति फैली हुई है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखें तो आपका नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया। 1972 में से राज्य बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, मणिपुर। वर्तमान घटनाक्रम के विश्लेषण से पहले इसके मूल कारणों को जानना जरूरी है। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले वर्ष 3 मई को हुई थी। तब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह चूराचांदपुर में एक उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, और वैसे इसका तत्कालिक कारण उच्च न्यायालय का एक निर्णय था। इसके अनुसार सरकार को मैती समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना था। विदित हो कि राज्य के 3 समुदायों में से नागा और कुकी पहले से ही इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं इसमें आप देखिए अधिकांश को अनुसूचित जनजाति संघ अल्पसंख्यक समुदाय से होने का भी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जनजातीय पहचान वाले राज्य के जनजाति होने के नाते ये सभी प्रकार के करों से मुक्त हैं। और वहीं मणिपुर भारत में विलय के साथ ही जनजातीय हितों के नाम पर यहाँ कुछ ऐसे कानून लागू किए गए जो भेदभावपूर्ण हैं। इसके अनुसार राज्य के मूल निवासी मैती केवल इम्फाल घाटी में ही संपत्ति खरीद बह सकते हैं। वहीं नागा कुकी पूरे राज्य में कहीं भी बस सकते हैं। मैती की आबादी 50% से अधिक है। ऐसे में मैती द्वारा अनुसूचित जनजातीय दर्जे की मांग बहुप्रतीक्षित थी। न्यायालय ने इस निर्णय पर केवल कुकी समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जबकि नागा जनजाति इससे अलग थी। वस्तुतः इस हिंसा की भड़कने के कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है। इन्हीं दिनों राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थ कारोबार संघ राज्य के वन क्षेत्रों में जारी अवैध कब्जे एवं प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। राज्य के 16 में से 12 जिले नशा कारोबार के केंद्र थे, जबकि राज्य के अधिकांश वन क्षेत्रों में इनकी खेती हो रही थी। इस अवैध व्यापार का आर्थिक आंकड़ा राज्य के वार्षिक बजट से कहीं अधिक बढ़ा। ऐसे सभी वन क्षेत्र प्रतिबंधित हथियारों के कारोबार संघ अवैध घुसपैठियों की पनाहगाह भी थे। बात इन घुसपैठियों की करें तो ये म्यांमार से आने वाले केवल कुकी चिन समुदाय के लोग हैं, और प्रदेश में हर जनगणना उपरांत इनकी आबादी मूल निवासी मैती और आप देखें एवं नागा समुदाय के उलट बेतहाशा बढ़ती रही है। और सामुदायिक हित के नाम पर अभी तमाम विवादास्पद संगठन आमजनों की आड़ में सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। चर्च एवं विदेशी शक्तियों से समृद्ध ये पृथकतावादी मैती संगठन जो पिछले कुछ वर्षों से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुनः उठ खड़े हुए हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियां तो कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री का निहित स्वार्थ भी दोषी है, और जिसे
जिसे आप देखते हैं उनके कुछ हालिया कार्यों और वक्तव्यों से समझा जा सकता है। ऐसे में मणिपुर की तमाम परिस्थितियों पर विचार करते हुए कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। मसलन मणिपुर में सक्रिय हर आतंकवादी संगठन के संग शांति समझौते को रद्द किया जाना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था की चुनौती पैदा करने की आशंका पर किसी भी संगठन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। म्यांमार सीमा पर तारबंदी तथा एनआरसी को प्रभावित करने की जरूरत है। वहीं दोनों समुदायों के बीच पहल द्वारा मैती के अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लागू करने की जरूरत है। तभी मणिपुर में स्थायी शांति आएगी, अन्यथा देश के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा रहेगा। और पड़ोसी है तो हमारे लिए चिंता का कारण बनता भी है। ये आप देखिए वही महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई यहाँ कहाँ पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के साथ कहीं भी कुछ भी भेदभाव होता है, ये हमारे लिए कलंक है एक तरह से। और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करें, चाहे कुछ भी बनने की बात करें, एक काला धब्बा लगा रहेगा अगर महिलाओं के साथ उनके अधिकार नहीं मिलते, उनके साथ इस तरह का भेदभाव होता है, कुछ भी होता है। वैश्विक नेता के रूप में उदय मोदी जी का आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी लिख रहे हैं, कुलपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के हैं। और आज आप देखिए मोदी जी का जन्मदिन है, तो मोदी जी की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। चलिए देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी का वैश्विक नेता के रूप में उदय भारत में उनके सक्षम नेतृत्व ही नहीं अपितु वैश्विक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी का भी विद्यमान है। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली स्पष्ट और निर्णायक है और वे शीघ्रता से निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए विख्यात हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को मजबूत करने हेतु उन्होंने कठिन परिश्रम किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र G20 ब्रिक्स से अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित की। आर्थिक सुधारों और विकास की दिशा में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन आर्थिक सुधारों ने भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किए। देखिए इस तरह के जितने भी संगठन है ना, उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई है, क्योंकि इनसे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, या आपके वनडे एग्जाम की। तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो कहाँ आपका यूट्यूब पर, उस पर सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। नरेंद्र मोदी की आज जन्मतिथि है। उन्होंने कूटनीति और व्यक्तिगत संपर्क को विदेश नीति का अभिन्न अंग बनाया। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए और जिससे उनके वैश्विक राजनयिक एवं कूटनीतिक प्रयासों को बल मिला है। साथ ही उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ आत्मिक संबंध बनाए और जिससे विश्व भर में भारत की छवि को सुधारने में मदद मिली है। विदेशी यात्राओं के दौरान सार्वजनिक भाषणों और रैलियां उनके नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में प्रभावी रही हैं। वैश्विक संकटों अथवा कोविड महामारी के दौरान भारत की भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इस दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत विभिन्न देशों को वैक्सीन प्रदान की है और जिससे विश्व में भारत शहीद मोदी की उदार नेता के रूप में पहचान बनी है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने विश्व का मार्गदर्शन किया है। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा यथा योग, आयुर्वेद और आदि के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संस्कृति के महत्व को उन्होंने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है और जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान सॉफ्ट पावर के रूप में बनी है। योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाना मोदी के वैश्विक प्रयासों का आपत्तिमय उदाहरण है। विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन संबंध बनाए रखते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। विवाद एवं युद्ध की स्थिति में बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर आप देखिए बल दिया है। संघर्ष की स्थिति में उन्होंने कई राष्ट्रों को मानवीय सहायता भी प्रदान की है, वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाए। निश्चित ही मोदी की कूटनीतिक दूरदर्शिता ने भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर भी उन्होंने वैश्विक स्तर पर पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। भारत ने 2007 में पेरिस जलवायु समझौते को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना के माध्यम से भारत ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल की और वैश्विक स्तर पर आप देखिए निरंतर मिलने वाले सम्मानों में आप देखते हैं कि सम्मानों में मोदी की स्वीकृति पर मुहर लगाई है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान किया गया। ऐसे ही भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने और मध्य पूर्व में कूटनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें मिला है। यूएई का ऑर्डर ऑफ जैद, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन और फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बहरीन द्वारा ऑर्डर ऑफ किंग हमाद, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ अलायंस द्वारा CIA वर्ल्ड लीडर अवार्ड, दक्षिण कोरिया द्वारा सेउल शांति पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया जाना मोदी की वैश्विक स्वीकृति
और लोकप्रियता का मानक है। मोदी का वैश्विक नेता के रूप में उदय कई उत्कृष्ट कारकों का परिणाम है। किसी एक घटना या एक दिन में उन्होंने ये छवि नहीं बनाई है। विगत लगभग 2.5 दशक में कठिन परिश्रम, निर्णायक नेतृत्व शैली, सक्रिय विदेश नीति, मजबूत आर्थिक सुधार, जनहित सर्वसमावेशी और समरसत आधारित विकास, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति और वैश्विक संकटों में अपने प्रभावशाली भूमिका द्वारा उन्होंने भारत को वैश्विक स्वीकार्यता दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देश को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है, मेरे लिए सुझाव है, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए।